नाइट इवनिंग। ट्रायोजन का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और प्रोफेसर पाक जी सर का ये बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च था और लास्ट रिसर्च था ट्रायोजन, जहाँ पे उन्होंने अपने जितना भी विद्या था उनका सुजोग सिक्स की, एडवांस सिक्स की, चक्रा सिस्टम, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, सभी विधाओं का एक समूह बना करके ट्रायोजन में विरो दिया। और आज तक दुर्भाग्यवश आज तक ये कोर्सेस इंडिया में लीगल रूप से स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि इतना हायर तरीके से इसको छुपा करके रखा हुआ है कि बहुत सारे जानकार लोग भी हैं इंडिया में जो ऐसे करा सकते हैं, बट उन्हें, है ना, वो बंधे हुए हैं अपने रूल रेगुलेशन से। बट नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है जहाँ पे अ, हर तरह एक्यूप्रेशर, सुजोग, ट्रायोजन या जितने भी तरह के इस एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सभी सिखाई जाती है ना। इसके लिए कोई, और बहुत ही कम शुल्क में हम लोग पहले से भी सिखाते आ रहे हैं, चाहे सुजोग हो, सिक्स की हो, चाहे ट्रायोजन हो, चाहे टीसीएम हो। तो ट्रायोजन जो आप लोगों ने देखा होगा, सुजोग, बेसिक सुजोग, एडवांस सुजोग, जिसको हम लोग ईएफटी सिस्टम बोलते हैं, या फिर सिक्स की चक्रा सिस्टम, इन सभी का एक समूह है। हमें ट्रायोजन में उन सभी चीजों को पढ़ना होता है जो हमने सुजोग में पढ़ा है, बट थोड़ा सा स्वरूप अलग हो जाता है, चेतना का लेवल अलग हो जाता है। मैंने प्रोफेसर पाक जो सर से पढ़ाई नहीं की, बट उनके जो शिष्य हैं इंडिया में, अ, भूपेंद्र कौर मैम, पंकज जैन सर, इन लोगों से सीखा। और उन लोग हमेशा उनके बारे में बताते रहते थे कि स्टार्टिंग के दिनों में प्रोफेसर पाक जो सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्टूडेंट के साथ भी बहुत स्ट्रिक्टली बिहेवियर रहता था, टाइम के बहुत ही पंक्चुअल थे, और बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट था। बहुत लोग बात करने में, क्वेश्चन पूछने में, ये सब में बहुत ही घबराते थे। लेकिन जैसे ही ट्रैवलिंग का रिसर्चेस किया उन्होंने, तो काफ़ी स्माइलिंग हो गए, है ना। फिर वो काफ़ी स्माइलिंग हो गए। और ये ट्रायोजन के बाद भी उन्होंने एक रिसर्च किया था, स्माइल मुद्रा, जो कि ट्रायोजन बेस ही है ना। ट्रायोजन का ही एक एडवांस स्वरूप है जिसमें स्माइल मुद्रा, मंत्रा, ऑरिजिन स्माइल, ऑरिजिन स्माइल मेडिटेशन, मुद्रा हीलिंग, ये सभी चीज़ों को लाया। तो ट्रायोजन के अंदर हम सभी को कोरेस्पोंडेंस सिस्टम भी सीखना है, बट इस कोरेस्पोंडेंस सिस्टम का स्वरूप कुछ अलग होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुजोक में भी सीखा था कि प्रोफेसर पागजो सर के हर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, विदाउट चेतना का नहीं होता है ना। जैसे अभी हम सभी लोग टीसीएम पढ़ते हैं, टीसीएम में LI1 यहाँ पे क्यों हुआ नहीं पता है, LI2 यहाँ पे क्यों हुआ नहीं पता है, LI3 नहीं पता है। हाँ, ये पॉइंट फायर का क्यों है, ये पॉइंट अर्थ का क्यों है, ये पॉइंट मेटल का क्यों है, नहीं पता है। रिसर्चेज हुआ है ना, जो जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर दिया है, और उसी के आधार पे उस पॉइंट पे पाया गया कि ये मेटल एलिमेंट को कंट्रोल करता है, ये वुड को कंट्रोल करता है, उसी हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। आप आप उसे प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि बुक में है वो इसके जरिए। लेकिन प्रोफेसर पाग जो सर के हर सिस्टम को, चाहे सुजोग हो, सुजोग भी आप लोगं ने पढ़ा, तो थंब इज हेड, थंब क्यों है ये, और हेड क्यों है ये पता है, थंब छोटा और मोटा क्यों है ये भी पता है, दो, है ना। तो सभी चीजों का लॉजिक है ना। ये हाथ क्यों है, ये हाथ में भी एंकल जो, रिस्ट ज्वाइंट क्यों है, एल्बो ज्वाइंट क्यों है, और शोल्डर ज्वाइंट क्यों है, ये सभी आप सभी को पता है। उसी तरीके से ट्रैवलिंग के में चेतना का लेवल और भी डेवलप हो जाता है, और भी हायर है। उन्होंने इतना और इतना इजी है कि आप सभी लोगों ने सिक्स की पढ़ा होगा, छह तरह का डायग्नोसिस करना पड़ता था। बीमारियां विंड में है, कि बीमारियां हीट में है, कि बीमारियां हॉटनेस में है, ह्यूमिडिटी में है, ड्राइनेस में है, या फिर कोल्डनेस में है। इतना ही नहीं,
बीमारियां यांग विंड है कि इन विंड है, बीमारियां यांग हीट है कि यांग इन हॉट हीट है ना। 12 स्टेप। बट आप सभी को जो इन्होंने ट्रायोजन किया है, इसमें कुछ लोग हैं जो ट्रायोजन किए हुए हैं। कितने तरह का डायग्नोसिस सिस्टम है? डायग्नोसिस सिस्टम कितने तरह का? सिर्फ दो ही डायग्नोसिस करना है। या तो बीमारी हेट्रो होगा, या तो बीमारी होमो होगा। या तो बीमारी हेट्रो होगा, या तो बीमारी होमो होगा। दो ही ये बीमारी होती है। ट्रायोजन में कितनी बीमारी होती है? कितने टाइप की बीमारी होती है? डायग्नोसिस करना होता है दो ही डायग्नोसिस, या तो हेट्रो या तो होमो। वो भी ऑप्शनल है। अगर फायदा हो गया, हेट्रो अगर आपने डायग्नोसिस किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, फटाक से होमो। तो इतना इजी कर दिया प्रोफेसर बागजोर सर ने ट्रायोजन को। और इसको सीखना या फिर याद रखना, इसकी चेतना को याद रखना इतना लॉजिकल है ना। लॉजिकल जब कहानी के साथ, जब आप लॉजिक के साथ किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाता है। वो कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस सिस्टम सेट दो ही है। भले ही हम लोग इसको एडवांस कोर्सेज में रखे हुए हम लोगों ने नाम रखा है, बट है तो एडवांस, नो डाउट। जी कि जितना आप एडवांस लेवल में पहुंचते गए थे, जब आप सुजोक में थे, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। एक एक पॉइंट को क्रॉस प्रेशर दो, मेन कोस्पोंडेंस पे भी चेक करो, इंसेक्ट पे भी चेक करो, मीनी पे भी चेक करो, एनिमल हेड पे चेक करो, सब पे चेक करो। सपोर्टिंग कोस्पोंडेंस, सराउंडिंग कोस्पोंडेंस, सपोर्टिंग स्पाइन, सब पे प्रेशर, सपोर्टिंग ऑर्गन, सब पे प्रेशर देना पड़ता था। उससे आगे बढ़े तो वो इंसेक्ट सिस्टम थोड़ा सा उससे इजी हो गया, अब इतना में ही सर्च करना है। हाँ, इतना में ही सर्च करना, उससे भी आसान कर दिया प्रोफेसर पारगर ने, अब इतना में ही सर्च करना है ना। बाद में लोगों ने बोला क्या कि ऐसे दबाने से दर्द तो दर्द भूल जाते हैं लोग और बोलते हैं कि ठीक हो गया। डर से बोल देते, बाद में उन्होंने ईएफटी सिस्टम लाया। बिना दर्द के भी उपचार, बिना दर्द के भी हम उपचार कर सकते हैं, दर्द को ठीक कर सकते हैं। ऐसा मिथ्य नहीं है ना। आप लोगों को भी सुनने को मिला होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दबाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है ना। इतना दर्द करता है कि इधर वाला दर्द भूल के, इधर वाला दर्द भूल के ये वाला दर्द याद करने लगता है और बोलता है पेशेंट दर्द ठीक हो गया, है ना। उसका भी उपाय किया उन्होंने, सिर्फ कलर लगा करके ठीक होता है, सिर्फ बार मैग्नेट लगा के ठीक होता है, सिर्फ टच करने से ठीक होता है। फिंगर भी बार मैग्नेट बन जाता है, फिंगर भी मैग्नेट बन जाता है। बाद में उससे भी एडवांस स्वरूप लाया कि इस पे क्या, इससे तो हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जिसका घुटना घिस गया वो क्या करेगा, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं? उसके लिए रीजनरेशन पावर, है ना, बोन मैरो के पॉइंट्स, मसल्स इम्यून के पॉइंट्स, स्किन इम्यून के पॉइंट, है ना, फंक्शनल सिस्टम, स्ट्रक्चरल सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम लाया। और जितना एडवांस होते गए उतना ही ट्रीटमेंट करना इजी हो गया। अगर कोस्पोंडेंस सिस्टम करने में आपको 20 मिनट आधा घंटा लगता है, तो 6 की करने में कितना मिनट लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट भी लगेगा? 6 पॉइंट, है ना। 6 पॉइंट लगाना होता है, मैक्स 6। इंफॉर्मेशन लेकर के 8 हो सकता है, लेकिन वहां पे मेन में भी लगाओ, मेडियन में भी लगाओ, चक्रा में भी लगाओ, बहुत सारा सिस्टम है। जब आप उससे एडवांस स्वरूप में पहुंचे ना, कॉन्स्टिट्यूशन सीखा और न्यूमेरिकल्स कम हो गए, है ना, लेकिन डायग्नोसिस 6 तरह का था। लेकिन इसीलिए अब जब ट्रायोज में पहुंचेंगे, तो ट्रायोज में दो ही तरह का डायग्नोसिस होगा। या तो बीमारी हेट्रो होगा, या तो बीमारी होमो होगा। या तो बॉडी में हेट्रो बढ़ा हुआ होगा, या तो बीमारी में होमो बढ़ा हुआ। यही दो बीमारी होता है ना ट्रायोजन में। दो ही तरीके से डायग्नोसिस करना है। दो तो आप लोग ऐसे ही आंसर दे देते हैं, पूछो टिनिटस कौन सा भी, कौन सा एनर्जी है, तो कोई बोल देंगे विंड, कोई बोल देंगे हीट, कोई बोल देंगे ड्राइनेस, कोई बोल देंगे कोल्डनेस। 4 तरह का आंसर मिल जाता है, बट यहाँ तो 2 तरह का है ही। तो बीमारियों को डायग्नोसिस करना बहुत ही इजी है। या तो बीमारी गर्म होगा, है ना, हीट सिम्टम देगा, या तो कोल्ड सिम्टम देगा। या तो बीमारी यांग सिम्टम देगा, या कोई बीमारी इन सिम्टम्स देगा। तो यही दो तरीके से, क्योंकि प्रोफेसर ट्रायोजन जो है, आप लोगों ने पहले भी हमने क्लास लिया है ट्रायोजन का, स्माइल मेडिटेशन में देखा था। मेनली 3 तरह के फोर्स हैं और एक छुपा हुआ फोर्स है। 3+1 फोर्सेस है इस पूरी सृष्टि में। ये 4 फोर्सेस हैं,
बट फोर फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस तो हमें स्पिरिचुअल लेवल का फोर्सेस है, जो वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो क्रिएटर के हाथ में, वो कंट्रोल करना क्रिएटर के हाथ में। हमारे हाथ में कंट्रोल करना, करने के लिए पावर क्या है? दो ही पावर है, हेट्रो और होमो। हम बैलेंस कर सकते हैं, हम सभी लोग बैलेंस कर सकते हैं, हम हीलर बंधु बैलेंस कर सकते हैं, बट ना न्यूट्रो न्यूट्रो और न्यूट्रो का लेवल जो चार दो फोर्सेस हैं, उसको तो क्रिएटर का कंट्रोल करते हैं हमेशा, वो उनके कंट्रोल में होता है। तो चार फोर्सेस है, 3+1। और इस 3+1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फोर्स होता है जो क्या क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, ब्रह्मा फोर्सेस। तो क्रिएशन क्रिएशन जितने भी तरह का क्रिएशन हो रहा है, चाहे वो टिश्यू का क्रिएशन हो, चाहे आपके ऑर्गन में जो हार्मोन्स का क्रिएशन हो ना, चाहे आपका किसी भी तरह का जो केमिकल आपके बॉडी में तैयार हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, वो एक तरह का क्रिएशन ही है। तो डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपके बॉडी में है ना क्रिएशन बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, और एक डिस्ट्रॉय होता है। मतलब अगर एक क्रिएट कर रहा है तो एक डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ये दोनों ही साइकिल बैलेंस में होना बहुत ही जरूरी है। बैलेंस में होना जरूरी है, जितना क्रिएशन होगा उतना ही डिस्ट्रॉय होगा, तभी बैलेंस में रहेगा। और इन दोनों को अगर साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर भी हो जाएगा, तो क्रिएट करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसे बैलेंस करने के लिए बीच में एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं ब्रह्म विष्णु फोर्सेस, है ना, न्यूट्रो फोर्सेस। एक क्रिएशन फोर्सेस ब्रह्मा फोर्सेस, डिस्ट्रॉयर फोर्सेस शिवा फोर्सेस, एंड बैलेंसिंग फोर्सेस कौन? विष्णु फोर्स, जो दोनों को बैलेंस करके रखते हैं। सही समय पे डिस्ट्रॉय करो, सही समय पे क्रिएट करो, सही मात्रा में क्रिएट करो, सही मात्रा में डिस्ट्रॉय करो। ये कौन करता है? ब्रह्मा फोर्स, विष्णु फोर्सेस। तो अब बॉडी में दो ही तरह का प्रॉब्लम होता है, या तो क्रिएशन ज्यादा होने लगता है, या तो डिस्ट्रॉय ज्यादा होने लगता है। दोनों ही तरह से प्रॉब्लम हमेशा यही में आता है, या तो हमारे ऑर्गन ठीक से काम करेंगे, जरूरत से ज्यादा काम करेंगे, या फिर हमारे ऑर्गन जरूरत से कम काम करेंगे। या तो एंडोक्राइन हार्मोन्स हमारा कम निकलेगा या फिर ज्यादा निकलेगा। या तो थायराइड हाइपो होगा, या तो थायराइड हाइपर होगा। या बीपी हाई होगा, या बीपी लो होगा। या डायबिटीज लो होगा, या डायबिटीज हाई हो जाएगा। यही तो दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है क्या कहीं? यही दो प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस कितना करना, आप लोगों को तो लग रहा है कि आज ही कंप्लीट हो गया कोर्स। बता दीजिए क्या कहाँ किस किस ऑर्गन का ज्वाइंट कौन सा है, जल्दी से हम आधी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसके लिए 6 महीना की क्या जरूरत है? उसके लिए 6 महीना पढ़ने की क्या जरूरत है? तो अभी क्रिएट कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोगों को कंप्लीट हो गए? पढ़ना है आगे की कंप्लीट हो गए? है ना इजी? समझ में आ गया सभी लोगों को? आंसर दीजिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टिसिपेट कीजिए, जितना पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, है ना, एक्टिव रहेंगे तो क्या करेंगे उसको लगा कर ट्रैवल। सबसे पहले अगर ट्रैवलिंग की क्लास करना है तो चेतना का क्लास है ना, इससे आपको, है ना, सामने फेस टू फेस रह करके सीखना पड़े। इस तरह से आप, जिस तरह से आप सिक्स की सीखे, जिस तरह से आप टीसीएम सीख लिए, कपिंग सीख लिए, कैरोप्रैक्टिस सीख लिए, बहुत सारी चीजें होते हैं जो आप चलते फिरते हंसी मजाक करते करते आप सीख जाते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग के लिए आपकी चेतना और हमेशा दोनों मिलनी चाहिए, है ना, चेतना लेवल दोनों का एकत्रित होना चाहिए ना। ये बिल्कुल मेडिटेशनल क्लास है। जितना चेतना का लेवल है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में बोल दिया, या तो क्रिएट होगा या तो डिस्ट्रॉय होगा। बट इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। इसे अगर आपने इसकी चेतना को समझा तो बस इतना ही, ऐसा ही लगेगा। लेकिन यदि आपने मिसिंग कर दिया, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, पता है इसमें, इसका सिलेबस, इसमें पढ़ना क्या क्या है। 4 तरह के कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, और जो पढ़ चुके हैं उनको भी पढ़ना है, और जो नए हैं उनको भी पढ़ना है। ट्रैवल एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। जो नहीं, इसके लिए आपके पास सुजोग की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास सिक्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना, आपके पास ट्रैवल की किसी भी चीज की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास है उनको तो अच्छा ही है
है ना, सीख लिए है पहले से, सुजोक है, सिक्स की किया हुआ, एडवांस सिक्स किया, चक्रा सिस्टम किया हुआ, तो अच्छा है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? जिन्होंने नहीं किया उनके लिए क्यों अच्छा है, ज्यादा अच्छा क्यों है उनके लिए? जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया उनको तो पता है कि इंसेक्ट से तो ठीक हो ही जाता था कमर दर्द, क्यों इसको अप्लाई करना है, नया ट्राई करना है। हमेशा ऐसा है, हम सब लोग के साथ ऐसा ही होता है। ना सोचते हैं अच्छा सिक्स से इसमें तो रिजल्ट आ ही जाता था, क्यों झूठ मूठा इधर। नए लोग के लिए बिल्कुल फ्रेश। ओ, बिल्कुल नया चीज, आज सीखो आज ही अप्लाई करो। जो पुराने लोग हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहते, अच्छा इसे तो ठीक हो ही रहा था, क्यों नया चीज अप्लाई करें। जब नहीं ठीक होगा तब अप्लाई करें। होता है ना ऐसा। रिस्क लेना चाहते हैं क्या, पता है कि कंफर्म है, डाउट, कोई संदेह नहीं है, ये पॉइंट लगाते के साथ ये ठीक हो जाता है, क्यों नया नया चीज को घुसाए उसमें। लेकिन जो नए लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो आज से, वो फर्स्ट डे से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो चार तरह का कोस्पोंडेंस सिस्टम होता है: हेट्रो कोस्पोंडेंस सिस्टम, होमो कोस्पोंडेंस सिस्टम, न्यूट्रो कोस्पोंडेंस सिस्टम, न्यूटो कोस्पोंडेंस सिस्टम। जिसमें मेन मिनी इंसेक्ट के अलावे एनिमल कोस्पोंडेंस सिस्टम, योगा कोस्पोंडेंस सिस्टम, आर्म एंड लेग कोस्पोंडेंस सिस्टम, स्टेम सेल कोस्पोंडेंस सिस्टम, इतने तरह के कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना होता है। अभी तो आप लोगों ने मेन मिनी इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम सीखा था, सुना था। अब आप लोगों को पढ़ना पड़े आर्म एंड लेग कोस्पोंडेंस सिस्टम, रूट कोस्पोंडेंस सिस्टम, स्टेम कोस्पोंडेंस सिस्टम, योगा कोस्पोंडेंस सिस्टम, बहुत सारा कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना है। फिर बीमारी और चार लेयर में आती है, या तो बीमारी कैसा होगा, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, बॉडी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा। स्ट्रक्चर मतलब कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रक्चर बिगड़ गया, है ना। बोन में कोई प्रॉब्लम हो गया, मसल्स में कोई इशू हो गया, इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो गया है, हाथ घूम गया है, टेढ़ा हो गया है। या फिर फंक्शनल प्रॉब्लम हो, या तो उसके स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो, या फिर फंक्शनल। फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर खराब हो गया मतलब हाथ टेढ़ा हो गया, कर्व हो गया, हाथ ऐसे फीला, सेरेबल पैल्सी, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्या हुआ, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो गया। फंक्शनल प्रॉब्लम क्या है ना, पैरालिसिस हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, मोटर नर्व काम नहीं कर रहा, फंक्शनल प्रॉब्लम। ऑर्गेन का फंक्शन, बॉडी का फंक्शन, ऑर्गेन का फंक्शन, सिस्टम का फंक्शन, इन सभी का फंक्शन अलग। और यही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इतना पे ही आके रुक जाते हैं। हम सभी लोगों ने अभी तक टीसीएम में पढ़ा है कितना मेरिडियन होता है, टोटल कितने मेरिडियन होते हैं। टोटल टीसीएम में, सिजोक में, सिक्स की में कितने मेरिडियन? 12। 12+2। बट यहाँ पे ट्रैवल में कितने मेरिडियन पढ़ेंगे हम लोग? 21 मेरिडियन। 21 मेरिडियन। 8 मेरिडियन और आएंगे। और मेरिडियन में ऐसा नहीं मेरिडियन नहीं पढ़ेंगे, मेरिडियन भी पढ़ेंगे, चक्रा भी पढ़ेंगे। 8 मेरिडियन और आएगा, है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियन जो था हम लोगों ने डीसीएम में पढ़ा है, यहाँ पे भी मेरिडियन भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सब मेटाफिजिकल लेवल की चीजें पढ़नी है, फिजिकल लेवल की भी चीजें जो टीसीएम में हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी चीजों को भी प्रोफेसर पाल उन सभी से रिलेटेड। बट जो सिक्स की किया हम लोगों ने, या फिर मेरिडियन किया, सर्वाइकल का से इस स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस तरह से ट्रेवल करते हुए, नेक को कवर करते हुए फेस में जाकर के खत्म होता है, हम लोगों ने पढ़ा। इन सभी मेरिडियन में ये चाहे प्रॉब्लम फेस में हो, चाहे प्रॉब्लम नेक में हो, चाहे प्रॉब्लम अपर आर्म में हो, चाहे प्रॉब्लम लोअर आर्म में हो, चाहे प्रॉब्लम स्मॉल फिंगर में हो, इन सब के लिए हमारे पास एक ही मेरिडियन होता है। लेकिन जो ट्राई ऑरिजिन कर लेते हैं, ट्राई ऑरिजिन वाले लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। सरजीत जी हैं, संजय जी हैं, माधुरी जी हैं। उनके लिए क्या, सर्वाइकल का एसआई मेरिडियन अलग होता है, वो बना सकते हैं। फेस का एसआई मेरिडियन वो अलग बना सकते हैं, स्मॉल फिंगर का एसआई मेरिडियन अलग बना सकते हैं।
है ना। लोअर आर्म का एसआई मेडियन अलग हो सकता है, अपर आर्म का एसआई मेडियन अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भूल गए होंगे तो नहीं बोल रहे, बट पढ़ा तो है, नोटबुक में तो होगा। इसीलिए पुराने लोग जो भी हैं, मैं उनसे ये करूंगा कि आप लोग, अगर आप किसी भी तरह के नोट्स वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप क्लासेस फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी लोग जो हमारे पूर्व में ट्रायोजन किए हुए हैं, है ना, उन लोगों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हर क्लास में कुछ नई चेतना जरूर आती है, तो आप सभी लोग भी जरूर ज्वाइन करें शुरू से लास्ट तक। हो सकता है कुछ मिस कर गए होंगे, तो उसे आप जरूर अपग्रेड कर लें। क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे ये तो नया चीज लग रहा है, लेकिन जब आप नोटबुक देखेंगे तो दिखेगा कि नहीं नहीं था, पढ़े थे पढ़े थे। स्मॉल में एसआई मेडियन का अलग अलग हो सकता है, लोअर आर्म का अलग, उसी तरह से गॉल ब्लैडर मेडियन, गॉल ब्लैडर मेडियन लेग का, लेफ्ट लेग का अलग हो सकता है, राइट लेग का अलग बना सकते हैं। लोअर लेग का गॉल ब्लैडर मेडियन अलग हो सकता है, अपर लेग का गॉल ब्लैडर मेडियन अलग होगा। सबका अलग अलग मेडियन। हेड का गॉल ब्लैडर मेडियन अलग क्यों, है ना। प्रोफेसर पार्क, जब हेड के गॉल ब्लैडर मेडियन में प्रॉब्लम है तो फिर पूरे बॉडी के गॉल ब्लैडर मेडियन को क्यों डिस्टर्ब करना? प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है। ब्रेन में क्लॉटिंग सिर्फ इतना ही तो हुआ है, वो भी गॉल ब्लैडर मीडियन में ही हुआ। कितना स्पेसिफिक साइंस है, कोई ऐसा साइंस जहां पे सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ गॉल ब्लैडर मीडियन का हेड का मीडियन हो जाए? कहीं नहीं मिला। ये सिर्फ ट्रायोजन से पॉसिबल है, ये सिर्फ ट्रायोजन से पॉसिबल पॉसिबिलिटी है। फिंगर्स, फिंगर्स का अलग से मेरिडियन, पाम का अलग से मेरिडियन, जहां पे जितना प्रॉब्लम है उतना ही काम करना है। तो ऐसा नहीं बहुत छोटा चैप्टर है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। और ट्रीटमेंट तो मैंने बताया कीजिए, बस इसी सब चीजों को समझने में समय लगता है, डायग्नोसिस करने में तो समय जाता ही नहीं है। अगर प्रोफेसर पागज ने कहा, अगर आपने सही डायबिट डायग्नोसिस कर लिया, आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि इस व्यक्ति का हेट्रो बढ़ा हुआ है। हेट्रो बढ़ा हुआ है मतलब होमो घटा हुआ है। आपने नीड लगाया और हेट्रो बढ़ा हुआ था, आपने हेट्रोसिडेशन किया, होमोटोनिफिकेशन किया, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया। क्या क्या पोजिशन नहीं आया तो क्या करना है, तुरंत से, है ना। ऐसे प्रॉब्लम जो तुरंत अग्रेवेशन देते हैं, तुरंत परेशान, अभी परेशान हो रहे हैं आप उससे, तुरंत से आपने, आपको क्या करना है, बदल देना। अगर आपने हेट्रोसेशन का रिजल्ट नहीं आया, तुरंत से हेट्रोटोनिफिकेशन होमोसेशन कर लो, चेक कर लो। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ चेतना की लेवल को असर में। और सबसे बड़ी खूबी ट्रायोजन की, ट्रायोजन से हम लोग किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक हुआ था 2021 में, है ना, और आज आपके पास ट्रीटमेंट कराने आया है ना। प्रॉब्लम जिस समय हुआ था, बीपी बढ़ा था, शूटअप किया था, और उससे कारण जो पैरालिसिस हुआ, है ना। लेकिन अभी अभी ट्रीटमेंट कराने आया है किसी और प्रॉब्लम के लिए या फिर उसी से संबंधित है, तो ट्रीटमेंट हम उस समय का जाकर के करते हैं। और अभी पेशेंट ठीक हो, रिकवरी फास्ट हो जाता है ना। टाइम एक्यूपंक्चर जिसे बोलते हैं, हम लोगों ने टीसीए में, सुजोक में, 6 में पढ़ा है। और क्या, ऑर्गेन क्लॉक सिस्टम, ऑर्गेन क्लॉक सिस्टम, हम ऑर्गेन का अभी जैसे अभी समय चल रहा है, सेवेंथ ब्रेन का टाइम चल रहा है, ज्यादातर क्लास इसी समय रखते हैं हम लोग। आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा, फर्स्ट डे, फर्स्ट से लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, कि इस मेरा क्लासेस जो होता है मैक्सिमम 7 से 9 के बीच में ही होता है, या तो 7 से 8, या तो 8 से 9। क्यों, किसके पास आंसर है? यही टाइम क्यों रखते हैं, और कोई टाइम क्यों नहीं रखते, बता सकते हैं? क्या मेरे पास इसी समय सिर्फ टाइम मिलता है, और टाइम नहीं होता मेरे पास? कौन एक्टिव है अभी? आपके शरीर का कौन सा पार्ट अभी ज्यादा एक्टिव है? ब्रेन है हाईली हाईली एक्टिव दिस टाइम, है ना। हाँ, ब्रेन अभी ज्यादा एक्टिव है। नहीं नहीं, कौशलेंद्र जी, ब्रेन अभी एक्टिव है हमारा ज्यादा, ये ब्रेन का टाइम है। हर 2-2 घंटे अलग अलग ऑर्गन का टाइम होता है।
कि 2 घंटे लीवर का टाइम होता है, 2 घंटे हार्ट का टाइम होता है, 2 घंटे किडनी का एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, गॉल ब्लैडर ज़्यादा एक्टिव रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा एक्टिव रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी टाइम होता है। वैसे ही अभी जो है ब्रेन के एक्टिव का, तो पहले के जमाने में लोग इस समय शाम के समय पढ़ा करते थे स्पेशली, इस समय पढ़ते थे, नहीं तो ब्राह्म मुहूर्त में सुबह में पढ़ते थे। अब तो लोग दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन इस समय मेन ब्रेन का टाइम होता है पढ़ने का, 7 से 9। ब्रेन एक्टिव होता है ज़्यादा। तो ऑर्गन क्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ तक सीमित नहीं रहा। प्रोफेसर पार्क जोसर ने टाइम ऑर्गन क्लॉक को यहीं तक सीमित नहीं रखा। आज कौन सा ऑर्गन का दिन है, आज किस ऑर्गन का, रोज किसी ना किसी ऑर्गन का बर्थडे होता है। हो सकता है आज किसी ऑर्गन का बर्थडे हो। जब आप कैलकुलेट करना सीखेंगे, पूरा कैलकुलेट कैलकुलेट करना पड़ता है जैसे। कल किसी तो आपके पास पेशेंट आया हार्ट प्रॉब्लम के लिए, आपने उसको आपसे आज मिलने आया, आप अपॉइंटमेंट देंगे कि कल आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में आएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट होगा, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे। क्योंकि उस समय जब ट्रीटमेंट होगा, तो उस पेशेंट को वो ज्यादा काम करे, ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये सभी चीजें कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग ट्रायोजन में। हाँ, लीवर का ट्रीटमेंट करना है तो कल किस समय बुलाएं, हार्ट वाला पेशेंट आया उसको किस समय बुलाएं, किडनी का पेशेंट है तो कल किस समय बुलाएं, है ना, सभी, और पेंक्रियाज का पेशेंट है तो उसको किस समय बुलाएं। उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रायोजन बहुत ही, और यहाँ पे बॉडी लेवल पे तो ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीखा ही था। यहाँ पे माइंड लेवल का भी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। माइंड प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोफेसर पाक जो सर ने कहा कि जो 90% बीमारियां हैं वो माइंड से ही आती हैं। और इमोशंस कितने तरह के होते हैं, इमोशंस कितने टाइप के होते हैं, इमोशंस कितने टाइप के, 4। अरे नहीं जी, 4 टाइप के तो, हाँ ठीक। तो कितने टाइप के होते हैं इमोशंस, ठीक, 21 टाइप के। 21, 21। जब ट्रायोजन पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा इमोशंस, 21 टाइप के इमोशंस हो जाएंगे। चक्रा कितने टाइप के होते हैं, 6। बट यहाँ पे आप पढ़ेंगे चक्रा कितने हो जाएंगे, 21, हर चीज 21 में होगा। 21, 21, 21, इमोशन 21, चक्रा 21, मेरिडियन 21, एनर्जी 21 भी हो जाएगा। 6 एनर्जी पढ़े ना हम लोग, 6 2 8, 6 + 2, विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस प्लस डार्कनेस और ब्राइटनेस, 8 पढ़ा है। बट यहाँ पे कितने टाइप की एनर्जी हो जाएंगे, 21 टाइप की एनर्जी हो जाएगी। इमोशंस 21 टाइप के हो जाएंगे, चक्रा 21 टाइप के हो जाएंगे। ऑर्गन कितने हैं, ऑर्गन भी हमारे 21 इंडोक्राइन लेकर के होता है, इंडोक्राइन लेकर के 21। सभी चीज 21 में सीखेंगे। और हम सभी लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी हाथ में। जब हम लोग सुजोग पढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा, और एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से होता है, सिमिलरिटी जहां से होता है, तो सुजोग आया। हालांकि ट्रायोजन सुजोग का ही पार्ट है, सुजोग से ही निकला हुआ स्तंभ है, इसे सुजोग से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसे पाक जोशन के सबसे इसीलिए इसमें भी कोस्पोंडेंस सिस्टम है, इसमें भी फुल कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना है। स्टैंडर्ड कोस्पोंडेंस सिस्टम भी पढ़ना है, जो नए होंगे वो स्टैंडर्ड कोस्पोंडेंस सिस्टम भी पढ़ेंगे, इंसेक्ट भी पढ़ेंगे, मिनी भी पढ़ेंगे, रूट भी पढ़ेंगे, एनिमल भी पढ़ेंगे। वहां पे सिर्फ एनिमल पढ़ा था, एनिमल हेड पढ़ा था सुजोक में, यहाँ पे फुल एनिमल कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ेंगे। स्टेम कोस्पोंडेंस सिस्टम। तो हाथ में प्रोफेसर पाक सर ने कहा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है, हाथ में होता है। बाद में इंसेक्ट जब आया, तो प्रोफेसर पाक ने कहा सबसे ज्यादा, जितना जो सबसे लास्ट में आएगा उसके पास ज्यादा, जो जो बाद में आएगा मोर अपग्रेडेड होगा, है ना। हम अपग्रेडेड हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे वो हमसे ज्यादा अपग्रेडेड होंगे। वो छोटे से उम्र से ही मोबाइल सब खोलना चलाना ऑपरेट करना सब कुछ सीख जाते हैं। उनके जो चाइल्ड आएंगे वो उनसे भी ज्यादा अपग्रेडेड होंगे। क्यों क्यों होते हैं ये, क्यों होता है सब, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, बट आत्मा जो है अपग्रेड होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
अपग्रेडेड आत्मा प्रवेश करती है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो मोर अपग्रेडेड होती ही होती है। तो इसीलिए हाथों में भी ये सिस्टम बना हुआ है कि इंसेक्ट फिंगर कब आया, बाद में आया। और एक हम लोगों ने कहा एनर्जी ट्रांसफर, जहां पे मूवमेंट ज्यादा होगा, है ना, वहां पे एनर्जी ट्रांसफर तेजी से होगा। जो स्थिर है वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए विंड में एनर्जी सबसे ज्यादा क्या रहता है ना, जैसे पत्तियों में, पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है ना, ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट है, ग्रोथ है। यहाँ पे फिंगर में तो एनर्जी सबसे ज्यादा, फिंगर किस कारण से मूव कर रहा है? ज्वाइंट के कारण मूव कर रहा है, जो ज्वाइंट है उसके कारण मूव कर रहा है, ज्वाइंट के कारण। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होगा? ज्वाइंट। तो ट्रायोडीन का जितना भी ट्रीटमेंट करना होता है, जितना भी ट्रायोडीन का ट्रीटमेंट होता है, वो कहाँ से होता है? ज्वाइंट पे होता है, इसी ज्वाइंट पे। कोई भी ट्रीटमेंट करना है इसी ज्वाइंट पे करना है। अब मेरिडियन ढूंढने का भी टेंशन नहीं, इस लाइन में करें कि इस लाइन में करें कि इस लाइन में करें, इससे कितना इधर जाके करें, कितना इधर जाके करें, सब खत्म। ज्वाइंट करना है। ये जो जितने ज्वाइंट दिख रहे हैं, कितने ज्वाइंट है, देख रहे, गिन पा रहे हैं आप लोग कितने ज्वाइंट है? कितने ज्वाइंट है टोटल फिंगर्स में? टोटल फिंगर्स में कितने ज्वाइंट है? बताइए आप लोग अपना अपना ज्वाइंट के, मेरा हाथ में देखिए, अपना हाथ देखिए। 14? 20 ज्वाइंट? 14? 20? अच्छा। एक नेल ज्वाइंट भी है यहाँ पे। तो शपाक जोशर ने चार फिंगर, चार ज्वाइंट एक में, एक 1 2 3, एंड ये नेल ज्वाइंट, उसे नेल ज्वाइंट होगा 4। ट्रायोजन के अनुसार एक फिंगर में 4 ज्वाइंट। 4 फिंगर 4 ज्वाइंट। मैंने कहा था कि हम सभी लोग पढ़ेंगे, हर चीज लॉजिकल पढ़ेंगे। हम सभी लोग जानते हैं हेट्रो फिंगर, हेट्रो फिंगर, होमो फिंगर, न्यूट्रो फिंगर एंड न्यूटो फिंगर। बट ये हेट्रो फिंगर क्यों है? ये होमो फिंगर क्यों है? ये न्यूट्रो फिंगर क्यों है? ये न्यूटो फिंगर क्यों? तो ट्रायोजन की चेतना, जब हम चेतना के लेवल का क्लासेस करेंगे तो पता चला कि ये ना नंबर वाइज आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पता चलेगा जो पहले आएगा, है ना, जो छुपा हुआ है वो न्यूटो है। जो सबसे पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? वो छुपा हुआ है, बंद है, दरवाजा बंद है, गेट बंद है, आंखें बंद है, खुला, कौन आया? हेट्रो का काम क्या है? जैसे ही कुछ थोड़ा सा दरवाजा खुला वो पूरा ठेल करके बाहर आ जाएगा। कौन? हेट्रो। आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और खोलने का प्रयास कीजिए, देखिए सबसे पहले कौन सा उंगली फ्री होता है, सबसे पहले कौन सा उंगली फ्री होना चाहता है, इस वर्ल्ड में आना चाहता है? ये मुट्ठी बंद है, न्यूटो, बच्चा लोग आता है, वो न्यूटो में होता है, जन्म लेने के बाद भी न्यूटो कंडीशन में होता है, मुट्ठी बंद होता है। ये न्यूटो कंडीशन है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद काफी दिनों तक वो इसी कंडीशन में, न्यूटो अवस्था। जब वो फ्री होता है, जब हाथ खुलता है, आप लोग भी अपना हाथ खोलिए, या फिर कोई बच्चा आपके घर में छोटा बच्चा है उसको खोलने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इस वर्ल्ड में कोई आएगा तो यही आएगा। किसी को देख लेना होगा तो यही देखिएगा, देख लेंगे तो। हेट्रो, हेट्रो का आप देख लेना, गुस्सा, एंगर, इमोशन, हेट्रो। और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिसके जरिए हम तय करते हैं ये हेट्रो फिंगर क्यों है, ये होमो फिंगर क्यों है, ये न्यूट्रो फिंगर क्यों है, और ये न्यूटो फिंगर क्यों। ये लाइनें बताती है कि ये एक लाइन सिंगल लाइन है, यहाँ पे दिखता है उसे कुछ डबल लाइन दिखता है ना, डीप, यहाँ पे मल्टीपल लाइन दिखता है। ये बताता है कि कौन सा हेट्रो ज्वाइंट है, कौन होमो ज्वाइंट है, कौन न्यूट्रो ज्वाइंट है, और कौन छुपा हुआ ज्वाइंट है जो हमें हम लोग अभी तक देख नहीं पाए थे। तो चार तरह की एनर्जियां होती है, एक जो छुपी हुई होती है, और एक जो हमेशा आपके अगल बगल आपके सामने दिखाई देती है,
एक्टिव होती है। और एक क्या होता है, एक थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, थोड़ा आराम से रहता है वो, आराम आराम से काम करता है। और एक होता है वो दोनों को देखने वाला होता है, दोनों को बीच में नहीं आने देता है। हेट्रो और होमो को बीच में हमेशा रखता है, बीच में रहता है, दोनों को सटने नहीं देता। अलग अलग रहो, अलग अलग रहो। इसलिए याद नहीं करना पड़ेगा आप सभी को कभी कि एल आई मेरिडियन कहाँ है, एस आई मेरिडियन कहाँ है, ट्रिपल बार मेरिडियन कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, फ्लो किधर है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप लाइन देखते समझ जाओगे, कहीं भी आपको लाइन दिखेगा, है ना, जिस तरह का लाइन दिखेगा हर चीजों को आप ट्रायोलॉजी में देखना स्टार्ट कर दो। जब आप ट्रायोलॉजी की क्लास करते हैं तो आपके घर में के चार कॉर्नर हैं, है ना, ये सिर्फ हमारे बॉडी पे ही लागू नहीं होता है। ये फोर्सेस, हाँ, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सभी पे लागू होता है। आपके पास दो वस्तुएं हैं, उसमें से एक हेटेरो होगा, एक होमो होगा। आपके आप दो भाई बहन है, हो सकता है एक उसमें एक हेटेरो होगा, कोई होमो होगा। उसमें हेटेरो के साथ न्यूट्रो होगा, किसमें होमो के साथ न्यूट्रो होगा। बट किसी में दो दो हाथे हैं, दो हाथ है तो एक हेटेरो एक होमो होता ही है ना। पता ही है, हम सभी लोग पहले से भी पढ़े हैं, यांग और यिन, हेटेरो होमो, दो आंखें हैं, इसमें भी एक हेटेरो और एक होमो है। तो ये सभी चीजों में है ना। आपके पास पेन है, पेन में एक पार्ट हेटेरो होगा, एक पार्ट होमो होगा कि नहीं, एक पार्ट हेटेरो होगा, एक होमो होगा। सभी चीजें तो ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में, चाहे हमारे, है ना, प्रोफेसर पागजो सर ने कहा कि चार फोर्सेस, उन्होंने को चार फोर्सेस ये बारी बारी से दिखाई दी। पहले उनको सिर्फ हेटेरो और होमो ही दिखाई दिया था, है ना, पे रिसर्च किया था काफी दिनों बाद, जिसपे हम हेटेरो होमो पे हम सुजोग सिक्सटी ये सब हम लोगों ने किया था। लेकिन बाद में प्रोफेसर पागजो सर को हम ना दो फोर्सेस और न्यूट्रो न्यूट्रो के रूप में दिखाई दिया था। तो ये चार फोर्सेस हर जगह पे, चाहे आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें भी चार फोर्सेस है। सांस ले रहे हैं, सांस लेते रह जाएंगे क्या, फिर रोकेंगे, या फिर सांस लिए और छोड़े, लिए, एक पाउज की कंडीशन आया, रुका, फिर छोड़ने पे आया, छोड़े, फिर रुका। चार स्टेज, सिर्फ सांस लेते और छोड़ते नहीं है हम लोग, सांस लेने और छोड़ने में चार स्टेप है, अगर ठीक से फॉलो किया है। सांस लेने के बाद रुके ना लास्ट में, तभी ना छोड़ना स्टार्ट किए, फिर छोड़े तो फिर एक पाउज आया, फिर लेना स्टार्ट किए। आप आंखों से देख रहे हैं, आपकी आंखें बंद होती है, न्यूटो, आंखें खोलते हैं, इस वर्ल्ड में आना चाहते हैं, हेट्रो, मैक्सिमम क्या, कितना खोलेंगे, मैक्सिमम कितना खोलेंगे, जितना खुलना था खुल गया, उसके बाद फिर बंद होगा। तो ये खुलने का स्टेज, एक बंद होने का स्टेज, ये हेट्रो और होमो है ना। जो पाउज है, बंद होने का पाउज और मैक्सिमम खुलने का पाउज, मैक्सिमम खुलने का पाउज न्यूट्रो, और जो छुपा हुआ है वो न्यूट्रो, बंद हो गया न्यूट्रो, न्यूट्रो, हेट्रो, न्यूट्रो एंड होमो, फिर न्यूट्रो। इसलिए कभी कभी स्पोर्ट्स को हम लोग पांच फोर्सेस के रूप में जानते हैं, 4+1, 4+1। न्यूटो बंद था, हेट्रो खुलना स्टार्ट हुआ आंख, मैक्सिमम खुला, क्लोज होना, क्लोज आई, आंख बंद होने लगा, बंद कर रहे हैं, पूरी तरह से क्लोज, न्यूटो, फिर नया न्यूटो, है ना, खुलने खुलने के स्टेज का नया, फिर से एक साइकिल पूरा, नया साइकिल जब स्टार्ट किए फिर से लाइफ साइकिल भी 4+1 होते हैं। हम लोग बर्थ लेते हैं, न्यूटो कैसे होता है, गर्भावस्था में होते हैं, एम्ब्रियो साइकिल, है ना, ग्रोथ साइकिल, मैक्सिमम ग्रोथ हो गया, अब कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, डेथ हुआ, डेथ कंडीशन आया, 5 साइकिल वहां पे, न्यू जर्नी के लिए फिर स्टार्ट, वो न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं वहां पे भी चार स्टेज फॉलो होता है। हर 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 चीजों में चार स्टेप है, बीमारियां चार स्टेप लेती है, ये
दिख रहा है पीपीटी स्लाइड स्क्रीन पे है? स्लाइड स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा हो? चलने के भी फेजेस है, 4+1। एक दो न्यूटो है। एक न्यूटो बिगिनिंग का, स्टार्टिंग का, है ना? न्यूटो जब आपका जमीन पे पैर है ना? हेट्रो जब आपका पैर ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हुआ, क्या उठाते रह जाएंगे। अब इससे बीमारियों का क्या संबंध है? उसके बाद क्या मैक्सिमम उठा? मैक्सिमम उठा। उसके बाद क्या? वो डाउन होने लगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, और फिर रुका। ये क्या? ये कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया या न्यू बिगिनिंग था? ये न्यू बिगिनिंग था ना, नया। नया कुछ अगला, नए लाइफ के लिए, नए स्टेप के लिए अग्रसर। हमारा लाइफ भी ऐसे ही होता है। हम समझते हैं यहाँ पे आकर के हमारा तो खत्म हो गया लाइफ, हम बोर्न एम्ब्रियो में थे, ग्रोथ हुआ, मैक्सिमम ग्रोथ हुआ, डिस्ट्रॉयर कॉन्ट्रैक्शन आया, और फिर डेथ। बट ये नहीं, न्यू बिगिनिंग है ये। न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, नया लाइफ साइकिल स्टार्ट होने, तो ये लाइफ हमेशा चलते रहता है। बीमारियां भी इस तरह से चलते रहती हैं। अब इससे बीमारियों का क्या संबंध है? कैसे निकाले? इससे क्या बता रहे हैं? इससे हम बीमारी तो समझ में आ ही नहीं रहा। अब किसी को पैर उठाने में तकलीफ होता है, क्या है? उसको हेट्रो प्रॉब्लम है ना, हेट्रो उसका कमजोर है, पैर उठ नहीं रहा, है ना? पैर उठ रहा है, ठीक से रखा नहीं पा रहा है, बैलेंस में रखा नहीं पा रहा है, उसको होमो प्रॉब्लम है। तो यहाँ से बीमारियां भी तय करते हैं, चेतना भी लेते हैं, है ना? सभी तरह के बहुत सारा ट्रैवलिंग की चेतना है, बहुत कुछ है जो। आज तो इसका डेमो क्लासेस था, बट इन सभी को पार्ट बाय पार्ट, पहले हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूटो को समझेंगे, उसके नंबर को समझेंगे, उसकी चेतना को समझेंगे, तब जा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? इस पेज में क्या करना, तो बहुत कुछ सीखना है इसमें। स्ट्रक्चर, फंक्शन, कोस्पोंडेंस सिस्टम, इन सभी कोस्पोंडेंस सिस्टम को हम सभी लोग सीखेंगे। आर्म एंड लेग, प्रोफेसर पार्क जो सर के हैंड में ड्राइंग है ये, है ना? आर्म एंड लेग कोस्पोंडेंस सिस्टम, रूट कोस्पोंडेंस सिस्टम, तो बहुत सारा कोस्पोंडेंस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी को बहुत इजीली हम लोग हायर कर पाएंगे, समझ पाएंगे इन सभी चीज़ों को, टाइम को पहुंचा। एंड लास्टली, विथ स्माइल। चाहे सुजोग प्रोफेसर पार्क जो सर का कोई भी सिस्टम हो, चाहे सुजोग हो, 6C हो, चाहे हो, सभी को हम लोग विथ स्माइल सीखते हैं, है ना? स्माइल के साथ सीखते हैं, और विथ चेतना के साथ भी सीखते हैं। विदाउट चेतना हम लोग नहीं सीखते ना। चाहे वो हेट्रो को सीखें, चाहे हेट्रो फिंगर को सीखें, हेट्रो ज्वाइंट को सीखें, हेट्रो ज्वाइंट में हेट्रो पॉइंट को सीखें, सभी को चेतना के साथ सीखेंगे। तो ये क्लासेस संडे के संडे ही होगा, क्योंकि ट्रायल TCM का भी क्लास होने वाला है। तो TCM क्लास तो सैटरडे को रखें, 2 दिन रहेगा, वो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। बट नेक्स्ट संडे से हम लोग बिगनिंग, आज तो डेमो क्लासेस था, इसलिए हम लोगों ने ओवरऑल बताया हमने। पर ये पढ़ना क्या क्या है, समझ में आया? पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है? बहुत कुछ सिलेबस है, बट डायग्नोसिस दो ही है, हेट्रो एंड होमो। बीमारियां हेट्रो होमो में ही है। इसी से हम लोग स्ट्रक्चर सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, चक्रा हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, ये सभी ऑर्गन, टाइम एक्यूपंक्चर, इन सभी को सीखना है। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोगों को ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और किसी का किसी तरह का कोई क्वायरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ। और जो भी जिन्होंने भी पहले से क्लासेस किया हुआ है, या फिर आपके फ्रेंड साइकिल में जो भी सीखा है, जिन्होंने भी किया हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हालांकि हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे। और जो भी ट्रैवलिंग के स्टूडेंट हैं हमारे, पहले भी इसको जो किया हुआ है, उनको कोई फी नहीं लगने वाला है ना? वो अगर उनको वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका कुछ चार्जेस हो सकता है ना? बट अगर ऐसे लाइव देखना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर जो भी ग्रुप आपका होगा उसमें लिंक चला जाएगा।
ओके, कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं होगा आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट संडे से मिलते हैं। स्माइल वेलकम।